Hello guys, my name is Tapandi. Today we are going to study anthropology. Basic intro and overview of anthropology we are going to study. So let's start. Anthropology. Anthropology. देखो, अगर एंथ्रोपोलॉजी हमें सीखना है तो हमें एंथ्रोपोलॉजी वर्ड को डिवाइड करना होगा दो चीज़। एक होता एंथ्रो, एक होता पोलॉजी। एंथ्रो मीन्स लॉजी मतलब स्टडी। अगर एक बेसिक डेफिनेशन जाए, साइंटिफिक स्टडी of mankind is called ठीक है, ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। और इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी है। अगर हम एक साइंटिफिक और एक मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में इसको देखना चाहें, एक कंप्लीट लैंग्वेज में से देखना चाहें जो आप एग्जाम में लिखेंगे, वो ये होगी: द होलिस्टिक एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। अब होलिस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है पूरी स्टडी करना। और टाइम एंड स्पेस का मेंशन क्यों करा गया है यहाँ, ये सीखने की बात होगी। टाइम रिलेटिव चीज़ है, हर जगह पे वो अलग अलग हो सकता है। आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखी होगी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी, और उसका असली मतलब हमें किसने बताया था? सर हमारे स्टीवन हॉकिंस ने हमें असली मतलब बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब बताया था। तो यहाँ टाइम का मेंशन इसलिए क्योंकि टाइम रिलेटिव होता है एक चीज़ का। अब टाइम एंड स्पेस अब स्पेस का मेंशन क्यों करा गया है? देखिए, हम इस डायमेंशन में, अब साइंस मानता है कि हम मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड होता है। हम एक डायमेंशन में, कोई और एक अलग डायमेंशन में, डायनासोर अलग एक डायमेंशन में होते होंगे, अलग उनका टाइम था, अलग उनकी जोग्राफिकल कंडीशन थी, अलग अलग स्पेसेस में थे वो। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताना चाह रही हैं। होलिस्टिक साइंटिफिक स्टडी क्यों करी थी? साइंटिफिक वर्ड मोस्टली क्यों यूज होता है? साइंटिफिक वर्ड इसलिए यूज होता है क्योंकि हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, साइंटिफिक रूल्स होते हैं, वो सब यूज करते हैं। अगर आप फर्स्ट सेम में हो, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हो, कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, या यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए पढ़ रहे होगे, तो आप बोन्स भी पढ़ोगे। बोन्स में आप पढ़ोगे, बोन्स की आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, बोन्स की आप साइज पढ़ोगे, बोन्स का पार्ट पढ़ोगे, कौन सा पार्ट है, कौन सी साइड है, लेटरल साइड है, मेडिवल साइड है, सब पढ़ना चालू करोगे आप। तो ये सब सीखोगे। तो ये साइंटिफिक होती है, मतलब इनमें बेसिक फ्रेमवर्क होता है जो फॉलो करा जाता है। बेसिक फ्रेमवर्क, रूल्स होते हैं, रूल्स फॉलो करे जाते हैं, दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। तो तीन चीज़ें इसको साइंटिफिक बनाती हैं, तीन चीज़ें से साइंटिफिक बनी है। ये डेफिनेशन याद हो गई आपको? एक और बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ: द होलिस्टिक एंड द साइंटिफिक स्टडी, द होलिस्टिक एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड इन टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। याद हो चुकी है? अब आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी को देखें तो इसको फॉलोइंग चार सब ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? अगर आपने आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, क्लासिफिकेशन क्यों करी जाती है? उनकी स्टडी आसान करने। आपने टेक्सोनॉमी दी होगी, और एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वी डू टेक्सोनॉमी, व्हाई डू वी डू क्लासिफिकेशन? टू मेक स्टडी इजी। इसका एक मेन रीजन होता है। इसी काम के लिए यहाँ एक हमें क्या करी गई है, इसको फर्दर सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। पहली सब ब्रांच बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें हम ह्यूमंस की फिजिकल बॉडी एनाटॉमी, एनाटॉमी, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। इसके अंदर हम बेसिक इंट्रो पढ़ते हैं ह्यूमंस का, ह्यूमंस की बॉडी कैसी होती है, ह्यूमंस में कितने पार्ट्स होते, कितनी बोन्स होती, 200
216 बोन्स होती है। 216 में क्या दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्सल और एक्सियल पार्ट और एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब हाथ के एक्सियल मतलब ये, एपेंडिकुलर मतलब ये हाथ और आपके पैर। एक्सियल पार्ट में हमारे स्कल भी आ जाता है, स्कल आ जाते हैं हमारे, थोरेसिक एज आ जाता है, रिप्स आ जाती हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और एपेंडिकुलर में आ जाते हैं हमारे फोर लिम्स और हैंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब ये हाथों का हिस्से को हम फोर लिम्स कहते हैं। फोर मतलब आगे की तरफ का हिस्सा, मतलब ऊपर की साइड का हिस्सा फोर। और हैंड लिम्स मतलब नीचे की साइड का हिस्सा, तो ये हैंड लिम्स, लेग्स हमारे हैंड लिम्स में आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं हम। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, पहली सब ब्रांच क्लियर है। पहली सब ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते हैं बोन्स, ठीक है, बोन्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर, ठीक है, बोन्स के फंक्शन, स्ट्रक्चर्स और बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे इकोलॉजिकल टाइम स्केल, इकोलॉजिकल टाइम स्केल, इकोलॉजिकल टाइम स्केल मतलब क्या, जैसे पेलियोलिथिक में, जोरासिक में ये आए, जोरासिक में एनिमल्स हुए, पेलियोलिथिक में, पेलियोलिथिक मतलब पेलियो मतलब पुराने, और लिथिक मतलब टूल्स, पुराने टूल्स, जहाँ हमें पुराने टूल्स मिलेंगे वो पेलियोलिथिक टाइम का पीरियड जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर मोस्टली स्टोन्स पड़े हुए कोर टूल्स होते हैं, इसलिए हम इसे पेलियोलिथिक कहते हैं। अब यहाँ आ रहे हैं हम, जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हमने पढ़ी तो यहाँ हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम एवोल्यूशंस की डेफिनेशन पढ़ना चालू करेंगे। यहाँ एवोल्यूशन कैसे हुआ, अगर आप एवोल्यूशन जान रहे हैं, देखिए एवोल्यूशन मतलब कैसे एवोल्यूशन आप कह सकते हो कि एक साइंटिफिक ने एक्यूरेट डेफिनेशन दी। कोई भी आज तक फुली एक्यूरेट डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं दे पाया है। सब बेसिक मिथ, टर्मिनोलॉजी या थीसिस पे वर्क करते हैं, अपनी एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। उस हाइपोथेसिस को जितने ज़्यादा लोग मानते हैं उतनी ज़्यादा ये एक्यूरेट मानी जाती है। डार्विन ने दी थी हमारी, लिमार्क ने दी थी। अब लिमार्क के बाद कुछ लिमार्क को भी अपोज करते हैं, जिन्हें न्यू लिमार्क कहते हैं। नई लिमार्क थ्योरी जो लिमार्किज्म को भी ऊपर रखती है, उसे न्यू लिमार्किज्म कहा जाता है। डार्विनिज्म, इसे न्यू डार्विनिज्म भी आई। हर एक साइंटिफिक दूसरे साइंटिफिक थ्योरी को अपोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की एक आइडिया है जिससे वो वर्ल्ड को बदलना चाहता है। साइंटिस्ट वो होता है जिसके पास वर्ल्ड बदलने की ताकत होती है, इसलिए साइंटिस्ट बनना चाहिए आपको भी। इवोल्यूशन में हमारी डार्विनिज्म आ गई, ठीक है, इसका भी न्यू आ गया। लिमार्क आ गए तो लिमार्क का भी न्यू आ गया। सबका एक न्यू वर्जन आया है। अब कैसे वर्ल्ड बना, तो वर्ल्ड में आएगी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था जिससे सृष्टि का क्या कहते हैं, बनना चालू हुआ। ये हम बिग बैंग थ्योरी में पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी में ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें पहले गैसियस क्लाउड था। गैसियस क्लाउड्स के बाद क्या हुआ, कंबाइंड हुए सारे जो एटम्स थे वो कंबाइंड हुए, से एक बड़ा सा बूम हुआ, बूम एक बैंग हुआ, बिग बैंग। एक बड़ा, बिग मतलब बहुत बड़ा, बैन मतलब एक विस्फोट टाइप को उसको कहा जा रहा है। एक बड़ा सा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कार्नेटिक एनर्जी एटम्स की और यूनिवर्स में कार्नेटिक एनर्जी बढ़ी और एटम्स कोलाइड करते गए तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे एटम्स कोलाइड करने के बाद प्लैनेट्स बने। प्लैनेट्स में हीट ज़्यादा थी इसलिए रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो पाई, इसलिए वहाँ एक रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो पाई तो गैसियस एनवायरनमेंट बन पाया। गैसियस एनवायरनमेंट में गैसियस रिएक्शंस हुई। गैसियस रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ, एक एटमॉस्फेयर बन पाया है। हमारे अर्थ की मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ आपको, जिससे अर्थ कैसे बनना चालू हुआ था। एक गैसियस रिएक्शन चालू हुई। गैसियस रिएक्शन से क्या हुआ, एक इन्वायरमेंट, ओजोन टाइप की, ओजोन नहीं बनी थी तब, पर ओजोन टाइप का एक इन्वायरमेंट बना गया था जिससे सनलाइट है ना पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। तो गैसियस रिएक्शंस की वजह से क्या हमारी रिएक्शन चालू हुई, तो इसकी वजह से हमें वाटर मिला, H2O नीचे आया। अब नीचे आया तो भैया ये पानी ऐसे ऐसे आ गया। अब पानी हर जगह फैल गया। और पानी सबसे अच्छी जगह होती है एवोल्यूशन की। क्यों? क्योंकि अगर आप वाटर जाने तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब लाइट को भी वो रिफ्रैक्ट करता है।
मतलब पूरी लाइट खुद के अंदर नहीं रख लेता। जैसे एयर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो ज़्यादा होता है वाटर से, मतलब रिलेटिवली एयर लाइट को कम रिफ्लेक्ट कर पाती है एज कम्पेरिजन टू हमारी जो वाटर हुआ। तो ये वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कम लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से लाइट अगर हम ज़्यादा कर रिएक्शन में क्या तब हो रही थी एनारोबिक रिएक्शंस, जिसमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब जो अमीनो एसिड्स थे तब ज़्यादा इनएक्टिव फॉर्म में थे, एक्टिव फॉर्म में अमीनो एसिड्स भी नहीं थे, जब डीएनए भी सही तरीके से जैसे हमने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझा होगा, तो यहाँ यूकैरियोटिक आ गया था इस टाइम पे, यूकैरियोटिक इस टाइम पे आ गया था। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए थे, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक आए। यूकैरियोटिक में डिवीजन आया, आरएनए डीएनए, हमने आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ा है। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनमें बेसिक अंतर होता है बेस पेयर ऑफ डीएनए में, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब इन चीज़ों में बस अंतर होता है और ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। पर ये बेसिक ही अंतर पूरी हमारी बायोलॉजी बदल देता है, क्योंकि अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो वॉस्टन क्रिक ने दिया था, ये चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे, बेसिक इंट्रो पढ़ेंगे इसमें। एंथ्रोपोलॉजी में आप ह्यूमंस के बारे में पूरा स्टडी करेंगे, एक होलिस्टिक स्टडी करेंगे, इसलिए हम होलिस्टिक स्टडी कहते हैं, पूरी स्टडी करेंगे। तो इसलिए हम एंथ्रोपोलॉजी, बिग बैंग थ्योरी आपको मैं थोड़ी समझाई है। तो पानी में ऑर्गेनिज्म आए, सबसे पहले मछलियाँ टाइप के, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए जैसे अमीबा, ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म आए। उससे फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, मल्टी सेलुलर से फिर अलग अलग किंगडम टाइप के ऑर्गेनिज्म आए, जैसे रेप्टिलिया, रेप्टिल के बाद और आए मैमल्स आए, ऐसा चलता रहा, कहानी चलती रही पूरी। इस बेसिक हम बेसिक इंट्रो बता रहे हैं, इसलिए आपको डीप में नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें और जानना है तो हम आपको अलग वीडियो बना के देंगे, उसके लिए आप देखते रहिए। तो ये बिग बैंग थ्योरी हो गई, ठीक है। हमने अलग अलग इवोल्यूशंस की थ्योरी दी गई है। कुछ भैया कहते हैं कि भैया पेड़ की जो ब्रांचेस थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची थी, इसलिए जैसे जिराफ जैसे लोग को अपनी गर्दन खींच खींच के खाने के लिए जाना पड़ता था, इसलिए वो इवॉल्व हुए, उनकी गर्दन लंबी हो गई। ये लेमार्क भाई साहब ने कहा था, और इसी हम थ्योरी को लेमार्किज्म कहते हैं, जो लेमार्क भैया ने दिया। अब न्यू लेमार्किज्म कुछ ऐसा मानते हैं कि भैया ऐसा नहीं हुआ है कि जिराफ को भैया पेड़ से पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन खींचनी पड़ी, इसलिए उसकी गर्दन इवॉल्व हो गई, इसलिए नहीं हुआ है। ये कुछ लोग मानते हैं। यूगो डीवरीज जिनने थ्योरी एक और म्यूटेशन जिनने हमें अच्छे से समझाया था, वो यूगो डीवरीज थे। इनने यूगो डीवरीज हम बताते हैं कि म्यूटेशन कैसा होता है। म्यूटेशन सडन होता है, रैंडम होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, ये यूगो डीवरीज कहना चाहते हैं हमसे। जबकि ये लोग कहना चाहते हैं, जो डार्विन भैया थे, डार्विन भैया कहना चाहते हैं म्यूटेशन क्या होता है, रैंडम नहीं होता, प्रेडिक्टेबल होता है, सडन नहीं होता, टाइम लेता है, विथ टाइम होता है, और क्या और चीज़ें भी होती हैं इनके अंदर, हम ज़्यादा डीप में जाना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेमार्किज्म, न्यू लेमार्किज्म, डार्विनिज्म। अब भैया डार्विनिज्म के बारे में हमने आपको ज़्यादा नहीं बताया, तो हम डार्विनिज्म पे फोकस करते हैं। डार्विन भैया जो एक साइंटिस्ट थे, एक गए थे गैलापागोस आइलैंड पे एक अपनी शिप लेके, शिप का एक नाम था, वो आप देख लीजिए भैया, इतना डीप में हम नहीं जाना चाहते हैं। एक शिप से गए तो उनने एक पूरी जर्नी करी अपनी, उस जर्नी में गए तो उनने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, जैसे डार्विन फिंचेस नाम की बर्ड थी वहाँ पे। डार्विन फिंचेस बर्ड्स को उनने ऑब्जर्व करा तो उनकी बीक मतलब होती है उनकी चोंच, बीक मतलब होती है चोंच, तो उसको ऑब्जर्व करा, कहीं बहुत शार्प थी, कहीं डार्क थी, मतलब क्या, कहीं बहुत शार्प थी, कहीं नुकीली थी, कहीं बहुत दाने चुभने, जहाँ जैसे जैसे दाने मिल रहे वैसे वैसे टाइप की वो इवॉल्व करी। तो उनने एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब क्या, सर्वाइव वही करेगा जो सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में। तो ये डार्विनिज्म भैया ने कहा था, डार्विन भैया ने ये कहा था। अब हम देख रहे हैं न्यू डार्विनिज्म में क्या हुआ। न्यू डार्विनिज्म में ये कहा गया कि भैया ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भैया जैसी ज़रूरत पड़ी वैसे इवॉल्व हो गए, ऐसा नहीं कहा। न्यू डार्विनिज्म में ऐसा कहा गया कि कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें हुई हैं, अलग अलग कंडीशन अलग अलग चीज़ों को
राइज करती है। अब फर्दर इनमें हम ज़्यादा डीप में जाना चाहेंगे नहीं। बिग बैंग हो गया, ये सब हो गया। इसके बाद हम आते हैं आपको हम मीनिंग एंड स्कोप ये सब चीज़ें बताना चाहेंगे एंथ्रोपोलॉजी के। अरे हाँ, पूरी ब्रांचेस तो कंप्लीट हुई नहीं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे ही हम अभी अटके। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से आते हैं हम सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, अब भैया मटेरियलिस्टिक पार्ट पढ़ चुके हैं हम। अब मटेरियलिस्टिक चीज से हम थोड़ी इमोशनल साइड बनेंगे। सोल जहाँ रिलेट करती है, सोल कहाँ जाती है? सोसाइटी में, कल्चर में। कैसे हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, कैसा हमारा इन्वायरमेंट है और कैसे हम इन्वायरमेंट में बिहेव करते हैं, वो हमारा पूरा कल्चर बनाता है। आपने देखा होगा हाउ यू बिहेव गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कल्चर एंड सोसाइटी। कैसा आप व्यवहार करते हैं वो आपकी पूरी समाज, किस समाज से आए, कहाँ से आए, सब बताता है। ठीक है, ये हम पढ़ना चाहते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी, द साइंटिफिक एंड द होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इन टाइम एंड स्पेस पर सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। ये बेसिक डेफिनेशन है। जिस पहले आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी उसमें ही थोड़ा बहुत बदलाव करके आप लिख देंगे तो वो आपकी एक्यूरेट डेफिनेशन होती जाएंगी। ठीक है, सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे पता है? बहुत आसान है सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। कैसे? इसमें अलग अलग जगह कल्चर पढ़ेंगे हम, अलग अलग जगह की सोसाइटीज़ पढ़ेंगे। पैट्रियार्कल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, आपके मम्मी के साइड के लोग कैसे होते थे, आपके पापा के साइड के लोग कैसे होते थे, पहले के टाइम में कैसे लोग होते थे। गोंड्स जैसे हम बताएंगे, जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में ट्राइब वो गोंड है, उनके बारे में पढ़ेंगे और ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब एक और हमारी जो होती है एंथ्रोपोलॉजी, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब भैया अब एंथ्रोपोलॉजी देखें, अब एंथ्रोपोलॉजी देखे हैं तो एक पिक्चर बनती है। पिक्चर बनती है आपके दिमाग में क्या? एक बंदा एक हथौड़ा लेके और एक शावल लेके कुछ खोद रहा है और ढूंढ रहा है। ये आपकी पिक्चर क्यों बनती है? ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वजह से बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी में लोग जाते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में। क्यों जाते हैं? क्योंकि इंडिया में इंडिया की रिच हिस्ट्री है और रिच हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए एक रिच आदमी को रिच नॉलेज के साथ एक्सप्लोर करना है वर्ल्ड को, डीप इनसाइड इन द सॉइल। इसलिए हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी की इमेज आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वजह से बनी है, अच्छी, इतनी डीप। हम जब भी एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, किसी बंदे को कुछ पता होगा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में ही ज़्यादा पता होगा कि हम कैसे टूल्स बने हैं, कैसे शैवल बने हैं, कैसे कोर टूल बने, कैसे लिथिक टूल्स बने, कैसे फ्लेग बने, ये सब के बारे में हमने इसके बारे में हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में डालते हैं। मतलब क्या? हिस्ट्री ऑफ पास्ट रिमेन ऑफ हिस्ट्री ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड एज history of past environment of human mankind in time and space is called archaeological anthropology। ठीक है, अब एक और आती है क्या? अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किससे बात कर रहा हूँ? लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ मैं। किसका यूज करके? एक लैंग्वेज का यूज करके। कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी इंग्लिश दोनों में इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में हम ज्यादातर इंग्लिश का यूज करते हैं, तो मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश, और हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है? हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या है? लैंग्वेज है। तो इससे एक सब ब्रांच का ह्यूमन का एक और पार्ट होता है क्या? अब हम पढ़ चुके हैं फिजिकल पार्ट, सोसाइटी का पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम मर चुके हैं, तो मर चुके तो हमारे अवशेष मिलेंगे, तो वो आर्कियोलॉजी हो गई। अब हम भैया बोल रहे हैं तो वो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में आ गया। यहाँ हमारा जन्म होता है किस ब्रांच का? लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। मतलब क्या? हम कैसे बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं और कैसा हमारा एक्सेंट है। एक्सेंट क्या होता है? मतलब बोलने का तरीका। बिहारी कैसन बा, काई करोगे। अब हाउ, एक ये बुंदेली एक्सेंट है, और भी अलग अलग एक्सेंट होते हैं। बंगाली बोलते हैं की करोगे, शोनबा,
चाइनीज एक्सेंट भी होता है, शीशा, न्यूरा, ऐसे अलग अलग स्पेनिश एक्सेंट्स होते हैं, बहुत एक्सेंट्स होते हैं। तो वो हम एक्सेंट्स और कैसे इंसान बोल रहा है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड रिलेटेड टू लैंग्वेज थिंग्स in an holistic manner in a time and space is called as linguistic anthropology। ठीक है, ये हमारी चारों सब ब्रांचेस हो चुकी हैं एंथ्रोपोलॉजी की। अब हम एंथ्रोपोलॉजी समझ चुके हैं, थोड़ा एक बेसिक इंट्रो। अब हम इसका स्कोप पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे और रिलेवेंस पढ़ेंगे कि वो हमारी ज़रूरत है पढ़ने की एंथ्रोपोलॉजी। अब हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं ओ भैया मेन काम तो एंथ्रोपोलॉजी का बताओ क्या। तुम तो इसलिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए स्कोप तो इसलिए क्योंकि तुम्हें नौकरी चाहिए भैया। ठीक है, तुम्हारे लिए तो एक स्कोप है भैया, नौकरी चाहिए या धंधा खोलना एंथ्रोपोलॉजी पढ़ कर। ठीक है भैया, मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा हूँ तो मैं स्कल के बारे में पढ़ा, धंधा खोलना है, स्कल के बारे में पढ़ा, स्कल की ज्योमेट्री पढ़ी, स्कल की पूरी हमने वो पढ़ा कि कैसा होता है स्कल। तो इससे हमने जाना कि हम